हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर नाउन केस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का रिक्वेस्ट हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था, सो दिस इज़ फॉर यू। सो व्हाट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन केस? नाउन केस और प्रोनाउन केस दोनों एक ही बातें हैं। So a case refers to how nouns and pronouns are used in relation to the other words in a sentence. सो नाउन केसेस क्या है, वो हमें डिफाइन करते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन आपके सेंटेंस में है उनका दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस डेफिनेशन का मतलब आपको क्लियर होगा जब आप एग्जांपल्स देखेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे नाउन एंड प्रोनाउन केसेस के। इंग्लिश में नाउन केसेस या प्रोनाउन केसेस के 5 मेन टाइप्स हैं। नॉर्मली 4 टाइप्स तक ये सीमित रहता है, बट देर आर इन टोटल 5 टाइप्स। आपको ज़्यादातर ये 4 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, बट एक अपोजिटिव केस भी होता है। सो क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप इज़ नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट टाइप इज़ ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है वो, और जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको स्पेशली हम डेटिव केस बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से टाइप नहीं बोला है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही उसको सब टाइप बोला है। नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। थर्ड टाइप इज वोकेटिव केस। फोर्थ टाइप इज पोजेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं। एंड द लास्ट टाइप, जो कि जनरली कुछ सिलेबस में हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अ पॉजिटिव केस। सो व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? A noun or pronoun is said to be in nominative case if it is the subject of a verb. तो अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर किसी भी वर्ब का या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसको नॉमिनेटिव केस में बोलते हैं। नाउ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग जो कि उस वर्ब का एक्शन कैरी आउट कर रहा है। सो जो भी उस सेंटेंस में काम कर रहा है, whoever is doing the action or the doer, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो भी नाउन प्रोनाउन उस सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे सेंटेंस में है उसको हम नॉमिनेटिव केस में उस नाउन को बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, राहुल थ्रू अ बॉल। तो आपको यहाँ देखिएगा, राहुल इज अ नाउन, बॉल इज अ नाउन एंड थ्रू इज अ वर्ब। तो इसमें राहुल जो कि सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में होगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर पेंसिल, दिस इज द सब्जेक्ट, सो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। द ग्लास वॉज ब्रोकन। नाउ इसमें सबसे पहले नाउन ढूंढिए। सो ग्लास इज द नाउन एंड इट इज द सब्जेक्ट बिकॉज ग्लास टूट रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस। गेट हिम अ पेन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ब हो गया गेट। यहाँ पे 2 नाउन है, एक हिम है और एक पेन है, बट यहाँ पे आपको डूअर नहीं दिख रहा है, हु इज डूइंग द जॉब। तो किसी को बोला जा रहा है कि गेट हिम अ पेन, किसी को एक ऑर्डर दिया जा रहा है, उस बंदा जो भी हिम है, वी डोंट नो हु, उसको एक पेन दो। बट कौन दे रहा है वो पेन, किसको बोल रहा है, वो दिया नहीं। तो यहाँ पे कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपका नॉमिनेटिव केस हो, सब्जेक्ट अवेलेबल हो। सो इस तरह से आपके लिए कुछ गूगली क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी नॉमिनेटिव केस में नाउन नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस। डेफिनेशन क्या है इसकी? Nouns or pronouns are said to be in objective cases if they are the direct objects of a verb or if they are the objects of preposition. Direct object is the person or thing upon whom or upon which the action of the verb is carried out. Now, आपको हमने पहले बोला था कि नॉमिनेटिव केस में जो डूअर होता है नाउन, वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। सो डूअर अगर किसी के ऊपर एक्शन कर रहा है, डूअर कोई एक्शन कर रहा है और जिस पे एक्शन किया जा रहा है, डन ऑन, किस पे किया जा रहा है वो एक्शन, वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो वो स्पेशल टाइप हो जाएगा डेटिव केस। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो नाउन्स आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंस में। सो यहाँ पे दिस है, योर है और पेंसिल है, और पेंसिल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पे द काउ नाउन है, अस एक नाउन है, मिल्क एक नाउन है। काउ नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अस भी है, मिल्क है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अब लगेगा। कैसे? गाय हमें दूध देती है। सो गिव्स, देना एक्शन हो गया, दिस इज द वर्ब। नाउ एक्शन किस पे किया जा रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क देना। सो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दूध को दिया जा रहा है
एक्शन डायरेक्टली इस पे हो रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इन रिटर्न किसको दूध मिल रहा है? हमें। सो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। नाउ इसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका मुझे क्या लगता है कि आप अस अगर हटा दोगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, द काउ गिव्स मिल्क, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा के एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मिल्क हटा दोगे, द काउ गिव्स अस, तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आपको एक कुछ मिसिंग है, गिव्स अस व्हाट। सो इसलिए आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह से आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो ये अस हो जाएगा डेटिव केस में। Indirect object of the verb is the noun for whom or for which the action of the verb is carried out. There should not be a preposition before the indirect object because in that case it will be the object of that preposition. So normally अगर एक indirect object है, अगर उसके पहले एक preposition है, preposition का वो object बन जाएगा, फिर वो उस sentence का main indirect object नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई preposition नहीं है तो ये indirect object रहेगा। The glass was broken, तो यहाँ आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट है द ग्लास, जो कि नॉमिनेटिव केस में है। वॉज ब्रोकन, ये एक वर्ब है, एक्शन है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव केस में नाउन अवेलेबल नहीं है। नाउ गेट हिम अ पेन में आप देखोगे हिम भी नाउन है, पेन भी नाउन है। एंड पेन, क्योंकि पेन को दिया जा रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम लाइक काउ वाले एग्जाम्पल की तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है और ये हिम डेटिव केस में हो जाएगा। पोजेसिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। सो पोजेसिव का मतलब क्या होगा? किसी का कुछ होना, पोजेशन में होना, ये मेरी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है। सो उसको पोजेशन बोलते हैं, किसी की ओनरशिप होती है किसी चीज़ में। तो अगर कोई भी नाउन किसी के पोजेशन को डिनोट कर रहा है, किसी के ओनरशिप को बता रहा है, तो उस पर्टिकुलर नाउन को हम पोजेसिव केस में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, मनोज सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। सो आप देखोगे कि मनोज सब्जेक्ट है, मनोज एक नाउन है, सिस्टर एक नाउन है, लेकिन सिस्टर को एक्सप्लेन कैसे किया? मनोज सिस्टर, मनोज की बहन। सो यहाँ पे पोजेशन डिनोट कर रहा है, इसलिए ये हो गया पोजेसिव केस में। सो और मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का? सिस्टर। सिस्टर इज द मेन सब्जेक्ट, तो ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगी। सो ये सिस्टर इज इन नॉमिनेटिव केस और मनोजेस विल बी इन possessive case. Has been hospitalized. This is your pencil. Now this is nominative case. Pencil is in objective case. Your, तुम्हारा, ये तुम्हारा पेंसिल है। So यहाँ पे पोजिशन बता रहा है। So this your, this is a noun and this is in possessive case. It is our idea. It is a noun. Our is a noun. Idea is a noun. It is the main subject. ये हमारा idea है. So it is the main subject. So this is nominative case. Idea is the main object, direct object. So ये हो गया objective case. और our क्या हो गया? हमारा possessive case. Last example मैंने एक डिफरेंट चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आपको रखी है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर ज़रूर लगेगा, इट्स कलर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स और इट्स एक ऐसी स्पेलिंग है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। नाउ गड़बड़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि जब आपको पोजेशन दिखाना होता है, जब किसी का कुछ होता है पोजेशन दिखा, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। तो अब होता क्या, मनोजेस सिस्टर तो अपॉस्ट्रोफी एस लग गया। अगर मैंने बोला शी इज़ राम्स मदर, सो राम्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो राम की मम्मी, राम्स मदर। अब क्या हुआ, अगर मैंने बोला इट्स बुक, और रादर it's a this is a proper sentence, so it's a book, so it's मतलब it का नहीं होगा, it is actually a short form of it is का short form होता है it's, it is not apostrophe s possession वाला। और क्योंकि it's एक popular यूसेज है it is का, इसीलिए जब apostrophe वाला यूज हो, possessive केस अगर लगाना होता है तो हम लिखते हैं its विदाउट एनी अपॉस्ट्रोफी और विदाउट एनी स्पेस। सो ITS एक वर्ड बन जाता है। सो इट्स, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इट इज़ इट्स कलर, ये इसका रंग है। सो इट यहाँ पे हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, कलर जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और इट्स क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है तो क्या हो जाएगा? पोजेसिव केस में।
अगर मैं इट इज़ की जगह लिख दूँ रेड इज़ इट्स कलर, लाल इसका रंग है, तो आपको थोड़ा सा और सिंपल लगेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्या किया है, रेड की जगह इट यूज़ किया है, तो इट इज़ को मैंने शॉर्ट में लिख के इट्स लिखा है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, बहुत लोग इस पर्टिकुलर चीज़ में गड़बड़ करते हैं, इट्स की जगह अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर देते हैं। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। इस एग्जाम्पल को मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि आपको इट्स और इट्स में डिफरेंस बता सकूँ। और ये इस तरह के गूगली क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप इट्स को बोल दोगे पॉजेसिव केस, जबकि ये का किस में है, nominative case में। Vocative case. A noun or pronoun is said to be in vocative case if it is used to call or to get attention of a person or persons. So vocation हो गया, ये word जहाँ से आता है कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलना, वहीं से vocative case word आया है। So कोई भी noun या pronoun अगर किसी को बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी को अरे तुम इधर आओ, अरे राम इधर आओ, उसको बुलाओ, इस तरह से अगर हम किसी को बुलाने के लिए डायरेक्टली अगर मैं किसी को कुछ बुला रहा हूँ, तो वो जो नाउन होगा उसको हम बोलेंगे वोकेटिव केस में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? यू देयर, स्टैंड अप, तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। सो यू इज द नाउन एंड ये किस में हो जाएगा? वोकेटिव केस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एड्रेस किया है डायरेक्टली। अंजलि, गेट हिम अ पेन। सो गेट हिम अ पेन हमने देखा था कि पहले के एग्जाम्पल यूज़ किया था जिसमें कोई भी नॉमिनेटिव केस नहीं है, लेकिन मैंने अब क्या उसमें ऐड कर दिया है, अंजलि, उसको मैं बुला रहा हूँ। तो ये किस नाउन किस में हो जाएगा? वोकेटिव केस में। यहाँ पे इस सेंटेंस में स्टिल कोई भी नॉमिनेटिव केस में नहीं है नाउन। हिम है डेटिव केस में, पेन है ऑब्जेक्टिव केस में। मिस्टर जैन, आई वॉन्टेड टू मीट यू। सो मिस्टर जैन मैं किसी को एड्रेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वोकेटिव केस में। आई वॉन्टेड टू मीट यू, सो आई इज अ नाउन, वॉन्टेड टू मीट ये वर्ब्स हैं, यू एक नाउन है। सो आई इज द सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, और यू एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप क्या हो गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए इस एक्शन के। क्या एक्शन के? मीटिंग वाले एक्शन से, मिलने वाले एक्शन के आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में, डेटिव केस में नहीं है। अपोजिटिव केस, अपोजिटिव केस एक स्पेशल केस है। ये जनरली आप अगर रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ोगे तो उसमें ये ज़्यादा दिखता है, बट बहुत ही सिंपल केस है ये। अपोजिटिव केस क्या है? व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आता है और जो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, तो दूसरे वाले नाउन को हम अपोजिशन में बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। कबीर कॉमा द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। अभी आप देखोगे जब भी आप कॉमा कॉमा ऐसे लगाते हो तो आप सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे कबीर है, कबीर वॉज अ वीवर, आप इसको इग्नोर कर दो। अगर मैं इसको हटा दूँ, इग्नोर कर दूँ सेंटेंस में से, सो कबीर वॉज अ वीवर एक सेंटेंस बन गया। सो कबीर क्या है? कबीर एक वीवर है। सो कबीर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉमिनेटिव केस में। वॉज इज अ वर्ब और वीवर होना, होना क्या है? वीवर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? द ग्रेट रिफॉर्मर एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज किस लिए? क्योंकि ग्रेट एक एडजेक्टिव है और रिफॉर्मर एक नाउन है। और आपने अपने एक चैप्टर्स में पढ़ा होगा नाउन फ्रेज, जिसमें नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगते हैं तो उस कंप्लीट चीज़ को, कंप्लीट फ्रेज को नाउन फ्रेज बोला जाता है। उसको आप एक नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, कंप्लीट थिंग को। सो द ग्रेट रिफॉर्मर क्या है? एक तरीके से आपका नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? कबीर को। सो ये नाउन फ्रेज हो गया और ये कबीर को एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये ग्रेट रिफॉर्मर आपका हो जाएगा अपोजिटिव केस। अगर मैं लिखता यहाँ पे ग्रेट हटा देता, कबीर द रिफॉर्मर, तो वो नाउन फ्रेज की जगह एक नाउन ही हो जाता, तो भी वो अपोजिटिव केस में होता। क्योंकि आप नाउन फ्रेज पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आपके लिए दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। येस्टरडे आई मेट योर आंट द इंजीनियर। नाउ ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में ऐसे अपोजिटिव केसेस आए। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि लास्ट में अपोजिटिव केस आ रहा है। कैसे? आई मेट योर आंट अपने आप में, येस्टरडे आई मेट योर आंट में आई सब्जेक्ट हो गया और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। आई हो गया नॉमिनेटिव केस में क्योंकि ये सब्जेक्ट है, मेट इज द वर्ब
योर आंट, योर किस में हो गया? पोजेसिव केस में, तुम्हारी आंट। एंड आंट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन द इंजीनियर, द इंजीनियर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी आंट को। तो ये बोला जा रहा है कि मैं तुम्हारी आंट से मिला, जो कि एक इंजीनियर है, द इंजीनियर। सो ये हो जाएगा अ पॉजिटिव केस। और ये पॉजिटिव केस क्यों है? क्योंकि वो आंट को और डिस्क्राइब कर रहा है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है आंट के बारे में, और ये खुद एक नाउन है। सिमिलरली Gus, a cat, slowly crept up behind the kittens. So Gus जो कि एक बिल्ली है, a cat, so a cat क्या हो गया? अगेन अ पॉजिटिव केस। Gus हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। Slowly crept up behind the kittens. The spider, a big and hairy creature, scared the children as they played in the grass. So the spider हो गया नॉमिनेटिव केस क्योंकि ये सब्जेक्ट है। A big and hairy creature again is a noun phrase and this is nothing but in a positive case. Now अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अ क्रीचर भी लिखता बिग एंड हैरी हटा के, तो भी वो एक नाउन होता सिंपल, और वो भी अ पॉजिटिव केस में होता। सो आई होप आपको ये पांचों नाउन केसेस समझ में आ गए होंगे। सो आपके लिए मैंने एक सेंटेंस दिया है जिसमें ये पांचों लगेंगे। सो आप इसमें पहचानिए कि वो 5 नाउन्स क्या हैं और वो पांचों नाउन के क्या क्या केस हैं। अपने आंसर्स आप कमेंट में लिखिए। तो जब आप अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, और अगर आपसे कोई गलती होती है तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई में बता दूंगा। सो आप ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि मैंने पांचों केसेस एक ही सेंटेंस में ऐड कर दिए हैं, बट इसको ब्रेक डाउन कीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनको समझिए। और आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या है? हमेशा जब भी आपको नाउन या प्रोनाउन केसेस फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है आपको? फाइंड ऑल नाउन और प्रोनाउन। सो जितने भी नाउन और प्रोनाउन आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दिख रहे हैं उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको केसेस किन किन वर्ड्स के फाइंड करने हैं। जब आप वो कर लोगे तो आप फिर फाइंड कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, फाइंड कीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर सोचिए कि वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। फिर आप देखिए कि क्या वहाँ पे कोई एक ऐसा नाउन है जो किसी की पोजेशन के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में बोल रहा है ये उसकी चीज़ है, या इसकी बहन है, या इसका भाई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारा है या तुम्हारा है। उसके बाद आप देखिए कि क्या वहाँ पे कोई नाउन है जो पिछले नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस तरह से आप ब्रेक डाउन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या क्या नाउन केसेस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोनाउंस में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोनाउन अपना फॉर्म चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है या पोजेसिव है। सो एक टेबल है, बहुत ही क्विक रेफरेंस के लिए टेबल है। अगर आप इन पर्टिकुलर फॉर्म में नाउन्स को देखेंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वो किस केस में है। सो ये आपके लिए एक रेडी टू गो काइंड ऑफ टेबल है फाइंड करने के लिए कि कौन से केसेस हैं अवेलेबल। सो फॉर एग्जांपल अगर आई वर्ड ले मैं, मी हो जाएगा क्या? मुझे। और माई और माइन क्या हो जाएगा? मेरा। सो आई हो गया सब्जेक्ट में, जब भी आप कुछ आई लगा के लिखते हो तो आई इज़ द सब्जेक्ट। आई एम डूइंग अ वर्क, आई हैव अ डॉग। तो उस तरह से आई सब्जेक्ट हो गया। मी हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है, एंड माई और माइंड पोजेसिव केस डिफाइन करता है। सिमिलरली यू दोनों सेम फॉर्म है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। योर एंड योर्स हो जाएगा पोजेसिव। इस टेबल को आप रेफ़र कीजिए, एंड जब भी आपको ये प्रोनाउंस इन फॉर्म से मिलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस में। बट टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो उसको फॉलो करेंगे तो आपको इस टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको हिज, हर, इट्स जो मैंने आपको समझाया, आवर, आवर्स, देयर, देम, अस, इट, इन पर्टिकुलर सिंगल वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी पता है, प्रोनाउंस की मीनिंग आपको पता है, तो आपको रियली इस टेबल को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल थोड़ा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये टेबल है। एक बार आप रेफ़र करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी। तो अगर प्रोनाउंस किसी केसेस में अवेलेबल हैं तो आपको तुरंत दिख जाएंगे उस सेंटेंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ इस वीडियो की पसंद आई। आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कवर करना चाहते हैं। उन सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा। Until then, bye bye.